ओके स्टूडेंट, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके फॉर्म किया गया है और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व किया गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का किस तरीके से हम सरफेस के ऊपर एक्सेस प्रेशर के कारण फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालें। एक्सेस प्रेशर हम लोग तभी किसी सिस्टम पे यूज करें, किसी भी चार्ज सिस्टम के ऊपर यूज करें जब हमें ये दिख जाए कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है। तो चार्ज सिस्टम के ऊपर जो भी फोर्स लगेगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। अभी जैसे इस क्वेश्चन के पार्ट में दो स्फेयर यहां पर दिए हुए हैं। फर्स्ट स्फेयर जिसके रेडियस की वैल्यू r1 के इक्वल दिया है और चार्ज की वैल्यू q1 है। सेकेंड स्फेयर जिसके रेडियस की वैल्यू r2 के इक्वल दिया है और चार्ज की वैल्यू q2 के इक्वल दिया है। फिर इसके बाद इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि सेकेंड स्फेयर का जो थिकनेस है वो थिकनेस की वैल्यू t के बराबर दिया है। ठीक है ना, ये थिकनेस की वैल्यू t के इक्वल दिया हुआ है। तो हमें पता करना है कि इन चार्ज के आपस के फोर्स के कारण इस बाहर वाले स्फेयर में स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है। तो अगर हम बाहर वाले स्फेयर के ऊपर एक्सेस प्रेशर निकाल लें तो इसके अंदर कितना टेंशन आ रहा है, कितना स्ट्रेस आ रहा है, वो हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो इसका प्रोसीजर किस तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि एक काफी स्मॉल हिस्सा यहाँ पे लिया। अच्छा, इस क्वेश्चन में मेंशन है कि ये नॉन कंडक्टिंग है, ये भी नॉन कंडक्टिंग है, तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है ना, चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर कंडक्टिंग होता भी तब भी चार्ज यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता, क्योंकि ये स्फेयर इसके बिल्कुल सेंटर पे है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा वो बिल्कुल यूनिफॉर्म ही सिचुएटेड रहेगा। तो वो पॉइंट की नॉन कंडक्टिंग है वो बहुत ज्यादा इस केस में इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि इस पूरे कंडीशन पे यहाँ पर चार्ज की इस तरीके से पोजीशन दिया हुआ है, इनसाइड स्फीयर की ऐसी पोजीशन दिया हुआ है जिसके कारण इस चार्ज के कारण ऊपर वाला चार्ज जो रहेगा वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ही रहेगा। अब इस पूरे कंडीशन पे यहाँ पे अगर हम आए तो मैंने एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे ले लिया। इस स्मॉल एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इस साइड की ओर E1 माना। E1 माना, ये बाहर की ओर E1 जाएगा, सरफेस के जस्ट ऊपर रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड डायरेक्शन की ओर जाएगा। इस अंदर वाले पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कहाँ E1 अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, सरफेस के दोनों तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अच्छा, इस एलिमेंट को छोड़ दें, बाकी जितने भी अनदर चार्ज है Q2 के, बाकी जो अनदर चार्ज है और Q1 का चार्ज जो यहाँ पे, उसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 आएगा। तो इसके जस्ट अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की वैल्यू ही आएगा, क्योंकि ये एलिमेंट बहुत ही स्मॉल पोजीशन पे है, तो इसके अंदर और बाहर सारे चार्ज जो है वो मिल करके E2 बाहर और अंदर दोनों फॉर्म करेंगे। तो बाहरी वाले पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट इज E1 प्लस E2 आएगा, और बाहरी वाले पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्ज के कारण आएगा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जो आएगा दैट इज KQ2 डिवाइडेड बाय KQ2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर के इक्वल आएगा। ये दोनों चार्ज के कारण रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। लेकिन अंदर वाले पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो आउटसाइड डायरेक्शन की ओर जाएगा, तो मैंने लिखा E2 माइनस E1, लेकिन यहां वाले पोजीशन पे केवल Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो दैट इज KQ1 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर के इक्वल आएगा। अब मैंने इसको ऐड किया तो E1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ट्वाइस E2 की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगा, तो E2 का जो टर्म्स कैलकुलेट होकर के आएगा K ब्रैकेट क्लोज ट्वाइस Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय
2r2 स्क्वायर आ गया। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इस एलिमेंट को छोड़ दे तो बाकी एलिमेंट के कारण, बाकी सब चार्ज के कारण यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो अभी हमने उस एलिमेंट को छोड़ दिया तो बाकी सब चार्ज के कारण मिला करके जो वहां पे इंटेंसिटी आई वो E2 के इक्वल आया। तो अब हम इस एलिमेंट के ऊपर फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस एलिमेंट के ऊपर फोर्स की वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो F इस एलिमेंट का चार्ज ले लें, तो इस एलिमेंट का चार्ज dq लिया और इस एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सब ने मिलकर के यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 डेवलप किया, तो मल्टीप्लाई E2 कर दिया, मल्टीप्लाई E2 का पार्ट यहां पे कर दिया। तो अब इस पूरे पार्ट पे फोर्स की वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन करें तो फोर्स इज इक्वल टू dq। dq केवल इस एलिमेंट का चार्ज रहेगा तो यह आ जाएगा q2 डिवाइडेड बाय इसका पूरा एरिया। इसका पूरा एरिया निकालेंगे तो 4 पाई r2 स्क्वायर आएगा। मल्टीप्लाई E2 किया तो यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस q1 प्लस q2 डिवाइडेड बाई ट्वाइस r2 स्क्वायर आएगा। ये फोर्स के एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगा। ये एलिमेंट के ऊपर फोर्स के एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगा। तो फोर्स अगर निकल करके आ गया, फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अच्छा, इसमें q2 डिवाइडेड 4 पाई r2 स्क्वायर जो था, q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई r2 स्क्वायर, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी था, उसको उस एलिमेंट के एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये यहां पर df फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ गई। स्मॉल एरिया तो स्मॉल फोर्स की वैल्यू। वापस डायग्राम फॉर्म किया, यहां पर ये चार्ज q1 की वैल्यू था, इस साइड चार्ज q2 था, तो इस एलिमेंट के ऊपर फोर्स की वैल्यू df लगी और इसका एरिया जो लिया वो dA के इक्वल लिखा। तो फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर के एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगा। तो प्रेशर की वैल्यू जो निकल करके आया dF डिवाइडेड बाई dA, दैट इज इक्वल टू, यहां पर अगर लिखेंगे तो ट्वाइस q1 प्लस q2, ठीक है ना, इनटू q2 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 32 पाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी इंटू एप्सिलॉन नॉट आएगा इंटू r2 का पावर 4 के इक्वल ये निकल करके आया। ये फोर्स पर यूनिट एरिया की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ गई। ठीक है, तो चलो इसमें हम लोग ने सिंपल सा कॉन्सेप्ट निकाला कि कोई भी एलिमेंट आप ऐसे चूज करो और उसके आउटसाइड वाले पोजीशन और इनसाइड वाले पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखो, उस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो और उस एलिमेंट को छोड़ करके बाकी एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। इस मेथड से आप क्या कर सकते हो, उस एलिमेंट के अलावा बाकी सब चार्जेस के कारण वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो और इससे एक्सेस प्रेशर के कॉन्सेप्ट को हम डील कर सकते हैं। तो अभी यहां पर P इज इक्वल टू DF डिवाइडेड बाई DA के इक्वल आ गया और अगर यहां पे प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ गई तो हम इस पूरे स्फीयर को दो हिस्से में इस तरीके से तोड़ देते हैं। ठीक है ना, दो हिस्से में यहां पे तोड़ देते हैं, दो हिस्से के पार्ट में तोड़ देते हैं और ये हिस्सा एक स्फीयर का पार्ट, ये हिस्सा दूसरा पार्ट। तो इस पे प्रेशर लग रहा है आउटसाइड की ओर, तो इसके राइट साइड आधे स्फीयर पे अगर हम फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इस प्रेशर को हम इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। तो राइट साइड में एक हाफ स्फीयर पे जो फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट होकर क्या आएगा, दैट इज पाई r2 स्क्वायर, इधर की ओर कर दिया। पाई r2 स्क्वायर अगर फोर्स की वैल्यू को निकालेंगे तो ट्वाइस q1 प्लस q2 मल्टीप्लाई q2 डिवाइडेड बाई यहां पे 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r का पावर 4 मल्टीप्लाई पाई r2 स्क्वायर की वैल्यू आई। इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो पाई से एक पाई का टर्म्स कैंसिल, यहां पर r स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आई, ये फोर्स की वैल्यू निकल करके आई। अच्छा, इतना फोर्स अगर कैलकुलेट होकर के आ रहा है, इतने फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ रहा है, तो इनके बीच में इस समय फिर टेंशन T डेवलप हो जाएगा। इसके सरकमफरेंस में यहां पे T टेंशन ऐसे डेवलप हो जाएगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अटैच है, तो इनके मटेरियल में आपस में एक स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। स्ट्रेस इस तरीके से डेवलप होकर के आ जाएगा।
ठीक है ना। और वो अगर मैं स्ट्रेस की वैल्यू को लिखूं तो स्ट्रेस मल्टीप्लाई इसकी थिकनेस जो दिया है वो टी के इक्वल दिया है, तो ये हिस्सा यहां पर अगर मैं निकालूं तो ये इसकी थिकनेस की पोजीशन रहेगी ऐसे। फिर इस साइड भी यहां पर थिकनेस की पोजीशन सिचुएटेड रहेगी, ये हिस्सा। तो अगर मैं स्ट्रेस सिग्मा मान लूं तो स्ट्रेस मल्टीप्लाई 2πr2, 2πr2 ये तो सरकमफरेंस की लेंथ हो गई, मल्टीप्लाई इसकी थिकनेस करेंगे t, तो ये आ जाएगा फोर्स की वैल्यू जो राइट साइड फोर्स के इक्वल आना चाहिए। इसको इक्वेट करते हैं तो ट्वाइस Q1 प्लस Q2 ब्रैकेट क्लोज इनटू Q2 डिवाइडेड बाय यहां पर 32 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर के इक्वल आएगा। इसको सिंप्लीफाई किया तो सिग्मा इज इक्वल टू ट्वाइस Q1 प्लस Q2 मल्टीप्लाई Q2 डिवाइडेड बाय 64 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R2 क्यूब के इक्वल निकल कर गया, प्लस थिकनेस की वैल्यू भी इसके अंदर आएगा, दैट इज स्ट्रेस। तो ये क्वेश्चन के पार्ट से सबसे पहले हम लोग ने क्या इसमें पॉइंट ध्यान से देखा कि अगर कोई यूनिफॉर्म या फिर कोई भी ऐसा सिस्टम है जिसमें एक पतली सी परत हो जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके इनर साइड में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, आउटसाइड वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर पता है तो हमारा उस पे एक्सेस प्रेशर निकालने का स्टेप कैसा होना चाहिए, हम जस्ट सरफेस पे एक स्मॉल एलिमेंट काट लें, उस स्मॉल एलिमेंट के कारण सरफेस के जस्ट बाहर और सरफेस के जस्ट अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन अपोजिट बनाए और सेम मैग्नीट्यूड बनाए। फिर इस एलिमेंट को छोड़ करके, फिर उस एलिमेंट को छोड़ करके बाकी एलिमेंट के कारण उसी सरफेस के जस्ट बाहर जस्ट अंदर सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और फिर आउटसाइड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड और इनसाइड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट वैल्यू जो हमें नोन है कि आउटसाइड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिजल्टेंट इनसाइड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके इक्वेट कर देंगे। इसके हेल्प से, जो प्रोसीजर है इसके हेल्प से आप उस एलिमेंट को छोड़ करके बाकी एलिमेंट के कारण जो उसके पास एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है वो आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। और ये मेथड ध्यान रखे रहेगा, और एक बार वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो जाती है, एक बार ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होकर क्या आ जाती है, तो हम एक्सेस प्रेशर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। ये बहुत जगह यूज किया जाता है, मेटल के सरफेस पे अगर आप एक्सेस प्रेशर निकालो, कोई सोलेनॉइड होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बाहर नहीं होती है, ठीक है ना। ऐसे जितने सिस्टम जिसके इनसाइड आउटसाइड, सरफेस के जस्ट अंदर और सरफेस के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड नोन रहता है, तो हम इसी मेथड के हेल्प से एक्सेस प्रेशर की वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालते हैं, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ध्यान से देखना, और सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चार्जेस के फ्लक्स के ऊपर बेस करके फॉर्म किया गया है कि किसी भी पॉइंट चार्ज का जो फ्लक्स होता है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक्चुअली में गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो किसी भी बाउंडेड सरफेस पे जो चार्ज रहता है वो उसके किसी भी क्लोज्ड सरफेस के कारण जो उसमें फ्लक्स आता है वो उसके अंदर बंधे हुए चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, और जो भी यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू होती है वो अंदर जितने भी चार्ज होते हैं उनके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पर आता है। ये फर्स्ट पॉइंट आता है गॉस लॉ की कंडीशन पे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है वो किसी सिंगल चार्ज की लाइंस नहीं होती, इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं होती हैं, वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रहते हैं। जितने भी चार्ज रहते हैं उनके चार्जेस के कारण जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आते हैं उसके डायरेक्शन को, उसके मैग्नीट्यूड को वो रिप्रेजेंट करता है। इसी कारण से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्योंकि रिजल्टेंट क्वांटिटी केवल एक सिंगल ही हो सकता है। अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं तो पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के डिफरेंट डायरेक्शन आ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के पार्ट में क्या दिया हुआ है कि यहां पर एक
पॉइंट चार्ज Q1 दिया हुआ है और यहां पर एक पॉइंट चार्ज Q2 के इक्वल दिया है, ठीक है। अब इनके जो इस चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस का रिप्रेजेंटेशन किया है वो रिप्रेजेंटेशन करके इस साइड की ओर गया है, ये रिप्रेजेंटेशन करके इस साइड की ओर ऐसे गया है। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का रिप्रेजेंटेशन किया है, ठीक है ना। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरीके से रिप्रेजेंट किए गए। इसमें इस साइड यहां पे जो एंगल आ रहा है ये एंगल आपको दिया हुआ है अल्फा, ये एंगल अल्फा के इक्वल दिया है। और जब ये काफी लार्ज डिस्टेंस की दूरी पर आ जाते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग टेंजेंट खींचते हैं यहां पर, तो ये एंगल यहां पर बीटा आ रहा है, ये एंगल बीटा के इक्वल आ रहा है। तो हमसे Q1 Q2 के बीच में रिलेशन यहां पे कैलकुलेट करने के लिए बोला कि Q1 Q2 के बीच में क्या रिलेशन आएगा। इतनी इंफॉर्मेशन, और क्लियरली ध्यान रखना ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, तो ये केवल सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं है। ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस यहां पर आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस यहां पर आ रहा है, ये Q1 एंड Q2 का रिजल्टेंट क्वांटिटी है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, भले ही अगर Q1 के काफी पास अगर हम आ जाते हैं तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो आएगी उनमें रिजल्टेंट में Q1 डोमिनेट करेगा, Q2 का उसमें रोल काफी कम रहेगा। लेकिन जब लार्ज डिस्टेंस आ जाएगा तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उस रिजल्टेंट के काम वहां पे इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी। अब इस इंफॉर्मेशन से किस तरीके से हम Q1 Q2 के बीच में रिलेशन कैलकुलेट करें, तो हम गॉस लॉ का सहारा ले लेते हैं। तो इसमें यहां पर मैंने क्या किया कि बिल्कुल इस Q1 के पास इस तरीके से एक गॉसियन सरफेस फॉर्म कर दिया जिसपे Q2 इंक्लूड ना हो, बिल्कुल इसके पास, बहुत ही इसके पास यहां पर आकर के सारी कंडीशन लगाए। तो हमें पता है कि ये जो लाइंस यहां से इस तरीके से जा रही हैं, इस तरीके से जा रही हैं, यहां पर जो इस तरीके से ये होते हुए जा रही, ये पूरा पोजीशन ऐसे होते हुए जा रही, उसमें अगर हम एक गॉसियन सरफेस यहां पर फॉर्म करें जिसमें Q1 और Q2 दोनों सिचुएटेड हो, तो ये जो लाइन यहां से यहां तक आ रही, उसमें इस हिस्से का फ्लक्स और इस हिस्से के फ्लक्स की लाइन जो रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये टेंजेंट यहां पे इस तरीके से ड्रॉ किया, ठीक है। अब यहां से रिप्रेजेंटेशन पे दिख रहा है कि ये जो लाइंस यहां से होते हुए इस साइड की ओर यहां पर आई, ये जो एंगल अल्फा है, इसमें इतने हिस्से से जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस यहां पर आएंगी, बड़े वाले गॉसियन सरफेस में इतने हिस्से से उतनी ही इलेक्ट्रिक लाइंस आएंगी, क्योंकि रिजल्टेंट लाइंस है। रिजल्टेंट लाइंस की इलेक्ट्रिक लाइंस की वैल्यू यहां पे दोनों में क्या रहेगी, सेम रहेगी। जितने नंबर ऑफ लाइंस इसमें आएंगे उतने ही नंबर ऑफ लाइंस इस वाले पार्ट में भी सिचुएटेड रहेंगे। इस वाले हिस्से में अगर मैं फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करूं, फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करूं, तो यहां पर हमें पता है कि कोई भी स्फीयर का हिस्सा अगर मैं यहां पे लेता हूं और उसमें इस साइड की ओर जाते हैं और ये एंगल यहां पर थीटा के इक्वल आता है, तो ये जो एरिया यहां पर आता है दैट एरिया इज 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल आता है। तो अगर हम इसके सेंटर पे कोई भी चार्ज की वैल्यू को रख दें तो इस सेंटर पे 4 पाई आर स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स की वैल्यू आती है, 4 पाई आर स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स की वैल्यू आती है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट आती है। तो करस्पॉन्डिंग 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा के करस्पॉन्डिंग 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा के करस्पॉन्डिंग फ्लक्स की वैल्यू फाई लिखा, इसको डिवाइड किया तो फाई इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आएगी। मतलब टोटल स्फीयर से Q बाई एप्सिलॉन नॉट तो केवल इतने हिस्से से जो निकल करके आएगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा आएगा। वही कॉन्सेप्ट अगर मैं यहां पे अप्लाई करूं तो इस स्फीयर का इधर से ये एंगल अल्फा के इक्वल यहां पे निकल करके आ रहा है, तो इस साइड से जो एंगल कैलकुलेट होकर के आएगा वो 180 माइनस अल्फा आएगा।
तो इस Q1 के कारण इतने हिस्से में जो फ्लक्स की वैल्यू आ रही होगी, वो फ्लक्स की वैल्यू को अगर मैं लिखूं तो Q1 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट क्लोज, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस 180 माइनस अल्फा, दैट इज Q1 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी, कॉस अल्फा का टर्म्स कैलकुलेट होकर के आएगा। दूसरा, इसी पोजीशन पे यहां पर आएंगे तो अब इतने हिस्से से फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालना है, इतने हिस्से से फ्लक्स का टर्म्स यहां पे कैलकुलेट करके निकालना है, इतने हिस्से से फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कराओ, फिर दोनों फ्लक्स की वैल्यू को हम इक्वेट कर देंगे। अब इसको काफी बड़ा स्फीयर मैंने फॉर्म किया, अप्रोक्सीमेटली इंफिनिटी की ओर चले गए, अप्रोक्सीमेटली इंफिनिटी की ओर चले गए, तो इंफिनिटी पे अगर रखें तो दोनों चार्ज को हम चाहे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि यहां वाली पोजीशन के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन पे ये फ्लक्स की इलेक्ट्रिक लाइंस की वैल्यू जाएगी। तो अब इस बड़े वाले स्फीयर के इतने हिस्से में फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो ये एंगल बीटा फॉर्म कर रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग फ्लक्स की वैल्यू को अगर मैं निकालूं तो फ्लक्स इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस कॉस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट होकर, टोटल फ्लक्स यहां पे बड़े वाले स्फीयर का आता Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन, और अभी जो निकल करके आएगा वो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी। यहां तक पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ये जो पॉइंट हम लोगों ने लगाया, ये इस पूरे पार्ट पे किसी चार्ज का स्फीयर के किसी हिस्से से जो फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके निकाला, वो टर्म्स हमने पता किया। ये जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया, ये जो पॉइंट है, इससे आपको पता चल रहा है कि भाई किसी स्फीयर के सेंटर पे अगर चार्ज रखा है तो Q बाई एप्सिलॉन और टोटल फ्लक्स जाएगा, और किसी पर्टिकुलर स्फीयर के हिस्से से फ्लक्स की वैल्यू को निकालें तो Q बाई 2 एप्सिलॉन और 1 माइनस कॉस बीटा है। तो मैंने सबसे पहले इतने हिस्से में फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट किया, क्लियरली ध्यान रखना, इस स्फीयर के इस हिस्से पे अगर मैंने पॉइंट भरा तो इसके अंदर बाउंडेड चार्ज केवल Q1 है, और बड़े वाले स्फीयर पे किया तो उस पे बाउंडेड चार्ज Q1 प्लस Q2 का पार्ट वहां पर आ रहा है। तो अब ये पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया था, इधर का पॉइंट जो डिस्कस किया था, इसे मैं रब कर दे रहा हूं, क्योंकि ये पॉइंट केवल और केवल मैंने इस क्लियरिटी के लिए करने के लिए कहा था, क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाए कि किसी स्फीयर के ऊपर के अंदर कोई अगर चार्ज रखे तो उसका जो टोटल फ्लक्स होता है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, उसके किसी हिस्से से जो फ्लक्स निकालना है उसके लिए हमें उस स्फीयर के उतने हिस्से का एरिया चेक करना पड़ेगा। अब हमें पता है कि इस वाले हिस्से में फ्लक्स और इसमें फ्लक्स की वैल्यू सेम है, तो इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं तो यहां पर अगर आएगा तो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस कॉस बीटा आएगा, और दूसरी तरफ राइट साइड की ओर जाएंगे तो यहां पर जो वैल्यू निकल कर के आएगा दैट इज Q1 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू आएगा। ये 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, Q1 के टर्म्स को एक तरफ लेके आ जाते हैं, Q1 ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस कॉस बीटा, ठीक है ना, 1 माइनस कॉस बीटा की वैल्यू यहां पर आ गया, ठीक है, माइनस इस साइड की ओर यहां पर आते हैं, माइनस इस साइड की ओर यहां पर आते हैं, तो ये आ जाएगा Q1 ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाते हैं, और Q2 की वैल्यू राइट साइड की ओर लेके जाएंगे तो Q2 ब्रैकेट क्लोज कॉस बीटा माइनस 1 के इक्वल निकल करके आएगा। कॉस बीटा माइनस 1 की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आया। बस अभी जितना भी पॉइंट था वो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है, इसको बस अब हमें चेक करना है कि सिंप्लीफाई होने के बाद इसका वैल्यू कितने के इक्वल कैलकुलेट होकर के आए, ठीक है ना, सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी वैल्यू कितने के इक्वल कैलकुलेट होकर के आ रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई अगर मैंने किया तो ये Q1 और Q1 का 1 टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, इस साइड की ओर यहां पर आ जाएगा माइनस Q1 ब्रैकेट क्लोज
कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, और राइट साइड की ओर आएगा तो Q2 ब्रैकेट क्लोज कॉस बीटा -1 के इक्वल आएगा। माइनस साइन हटा देते हैं तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस कॉस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। इस वाले पार्ट पे यहाँ पे कॉस अल्फा की वैल्यू था जो निगेटिव साइन के साथ था, यहाँ पे भी निगेटिव साइन के साथ सिचुएटेड था, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आनी चाहिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर मैं इस चैलेंजिंग क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो ये कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में ट्रिक लग रहा है, थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर है तो उसको हमें थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर बेस करके दिया हुआ है, और इसमें जो शेप दिया हुआ है वो शेप इस तरीके से कि एक स्प्रिंग के शेप का स्ट्रक्चर दिया, ऐसे स्प्रिंग का शेप यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है। ये स्प्रिंग का शेप ऐसे रिप्रेजेंटेड है, ठीक है, और इसकी एक्सिस इस तरीके से होते हुए जा रही है, ठीक है ना, इस तरह से एक्सेस होते हुए जा रही है। इसका टॉप पॉइंट से लोएस्ट मोस्ट पॉइंट तक के स्प्रिंग की जो लेंथ दी हुई है वो L के बराबर दिया हुआ है। इसके रेडियस की वैल्यू जो दी हुई है वो कैपिटल R के इक्वल दिया है, और मास पर यूनिट लेंथ मतलब लीनियर मास डेंसिटी की वैल्यू जो रिप्रेजेंटेड है वो लेमडा दिया है। लीनियर मास डेंसिटी जो दिया हुआ है वो लेमडा के इक्वल दिया है। तो आपसे पूछ लिया कि इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने के इक्वल आ रहा है। इसमें पिच की वैल्यू क्वेश्चन में जो रिप्रेजेंटेड है, इस पिच की वैल्यू यहां से यहां तक जो रिप्रेजेंटेड है वो कैपिटल P, और मेंशन है कि जो नंबर ऑफ टर्न है वो एक इंटीग्रल वैल्यू है, मतलब L अपॉन P जो आ रहा है कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आ रहा है। L अपॉन P जो यहां पर निकल कर के आ रहा है L अपॉन P, दैट इज इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, ये एक इंटीजर वैल्यू यहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हमें इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करके निकालना है। तो एक्चुअली में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं निकालूं तो इस स्प्रिंग का कोई भी मास यहां से r डिस्टेंस की दूरी पर सिचुएटेड है, तो डायरेक्टली मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकता हूं इस स्प्रिंग का टोटल मास मल्टीप्लाई r², ठीक है ना। R दिया हुआ है लेकिन कैपिटल M की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया, और कैपिटल M को ही कैलकुलेट करने के लिए हमें सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा। ये 3D डायग्राम में है, तो 3D डायग्राम में हमें पहले तो चेक करना पड़ेगा कि भाई ये पूरे के पूरे स्प्रिंग की लेंथ कितनी है। तो यहां से ये स्प्रिंग इस तरीके से रोटेट करते हुए नीचे की ओर भी आकर के यहां पर घूमा, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ये सर्कुलर पाथ पे घूमा, और प्लस हाइट के कारण ये नीचे की ओर भी आया, P अमाउंट ऑफ हाइट नीचे की ओर भी आया। तो अब अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को देखें, इसको पूरा कंप्रेस करें तो एक सर्किल फॉर्म हो जाएगा, सर्किल फॉर्म हो जाएगा 2πr, और उसके किनारे वाले दो एंड को ऐसे एक्सटेंड करें तो पिच के बराबर वो नीचे की ओर जाएगा, मतलब ये इस तरीके से पूरा रिंग रहेगा, ये पोजीशन यहां पर यहां पर। अब इसको एक्सपेंड करें तो यहां पर ये पोजीशन के करस्पॉन्डिंग ये यहां पर और ये नीचे आएगा, और अगर हम केवल 2πr के बराबर लेंथ रखेंगे तो ये पोजीशन थोड़ा सा पीछे ही रह जाएगा। इसका मतलब है जिस एंड से उसी एंड तक नीचे की ओर अगर ले आना है, उसी एंड से नीचे की ओर ले आना है, तो ये टोटल जो लेंथ आनी चाहिए, ए और बी जो लेंथ यहां पर आनी चाहिए, वो सरकमफरेंस 2πr से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, 2πr से ज्यादा होना चाहिए, तब जा करके वो एक एंड दूसरे एंड के नीचे यहां पे निकल करके आएगा।
जैसे इस पूरे पोजीशन पर अगर हम ए और बी केवल इतने के इक्वल लिखें और इसको अगर मैं रोटेट करके इस पॉइंट से रोटेट करके इसको नीचे की ओर ले आऊं तो ये जो नीचे के डायरेक्शन की ओर जाएगा, नीचे के डायरेक्शन की ओर यहां पर जाएगा। ये ए पॉइंट अगर यहां पे रहेगा तो बी पॉइंट थोड़ा उसके पीछे ही रह जाएगा, घूमते हुए नीचे की ओर जो आएगा वो थोड़ा पीछे ही रह जाएगा। तो जो भी लेंथ यहां पर आनी चाहिए इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यहां मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की जो टोटल लेंथ यहां पर निकल करके आनी चाहिए वो 2 पाई आर से ज्यादा ही आनी चाहिए। तो उसको अगर मैं स्ट्रेच कर दूं, इस तरीके से स्ट्रेच कर दूं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक के केस में, तो एक्चुअली में इस पूरे कंडीशन पे जो सरकमफरेंस की लेंथ है वो 2 पाई आर के इक्वल आएगा। सरकमफरेंस की लेंथ जो आएगी वो 2 पाई आर के इक्वल आएगा। तो ये आर है तो ये 2 पाई आर। तो ये पॉइंट ए है, यहां से ये हिस्सा घूम करके बी पॉइंट यहां पर आया, ए और बी पॉइंट यहां पर आया। तो क्लियरली ध्यान रखना, ए घूमा इस पॉइंट से ऐसे घूमा और बी इस पोजीशन से इधर की ओर गया। अब ए और बी वाले पॉइंट को ऊपर और नीचे की ओर खींचा तो ये पिच के बराबर नीचे के डायरेक्शन में और आए, पिच के बराबर और नीचे के डायरेक्शन में आए। तो टोटल जो इसकी हाइपोटेनियस की लेंथ यहां पे निकल करके आएगी, दैट इज एस इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट पिच का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर का स्क्वायर की वैल्यू आएगी। ये केवल 2 पाई आर के बराबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके पूरे पार्ट को चेक करें तो ये हाइट भी गेन कर रहा है और साथ साथ में कर्व शेप में 2 पाई आर एक्स वाई प्लेन में भी सिचुएटेड। तो एक्स वाई प्लेन में तो वो जो डिस्टेंस चल रहा है वो तो 2 पाई आर है, फिर जेड एक्सिस के अलॉन्ग वो पिच के बराबर भी चल रहा है। तो टोटल लेंथ की वैल्यू जो निकल करके आनी चाहिए दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर का स्क्वायर प्लस पिच का स्क्वायर है। तो एक्चुअली में एक पूरे के पूरे रोटेशन में इसकी जो टोटल लेंथ आ रही है वो एस अंडर रूट पी, एस इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 2 पाई आर का होल स्क्वायर की वैल्यू आएगी। तो एक रोटेशन में जो मास की वैल्यू कैलकुलेट हो करके आएगी दैट इज लैम्डा ब्रैकेट क्लोज पिच स्क्वायर प्लस 2 पाई आर का होल स्क्वायर का पावर 1/2, और ऐसे L बाई पी टर्न्स है, L बाई पी टर्न्स है। तो इसके टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू का अगर मैं कैलकुलेट करूं, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूं तो I इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न L बाई पी, और एक टर्न का मास अगर निकालें तो लैम्डा ब्रैकेट क्लोज पी स्क्वायर प्लस 2 पाई आर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, का पावर 1/2 इंटू आर स्क्वायर का, इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पे निकल करके आई। इतनी वैल्यू यहां पे निकल करके आए। अब अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एल बाहर ही रहने देते हैं, लैम्डा बाहर ही रहने देते हैं, आर स्क्वायर बाहर ही रहने देते हैं। तो यहां पे लैम्डा आर स्क्वायर एल बाहर ही रहने दिया, ब्रैकेट क्लोज, इस पी को अंदर की ओर ले गए तो यहां पे 1 आ गया, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई पी का होल स्क्वायर का पावर 1/2, ये फाइनल आंसर की वैल्यू निकल करके आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है, लेकिन मास निकालना बहुत बड़ा प्रोसीजर है। इसमें बहुत से क्वेश्चन और भी जनरेट हो सकते हैं कि हेलिकल पाथ में इस तरीके से जब वो जाता है तो पार्टिकल का जो सरकमफरेंस की जो यहां से एक पोर्शन की लेंथ आती है वो केवल 2 पाई आर नहीं आता, 2 पाई आर तो पूरे के पूरे एक्स वाई प्लेन की लेंथ होगा, प्लस उसकी जो हाइट जो नीचे की ओर आती है वो पी के इक्वल आती है। तो टोटल लेंथ की वैल्यू एक पूरे के पूरे हेलिकल पाथ के रोटेशन में पी स्क्वायर प्लस 2 पाई आर का होल स्क्वायर का रूट की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आती है, ठीक है। तो ये इसके फाइनल आंसर की वैल्यू निकल करके आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पार्ट।